हिंदी विषय का मॉडल पेपर कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। शेखावाटी मिशन 100 का पूरी पीडीएफ आपको सरल और सहज तरीके से समझाई हुई है। नहीं देखी तो प्यारे विद्यार्थियों देख ले। हूबहू इस प्रकार का पेपर आपके सामने होगा। 3.25 घंटे में आपको पेपर को करना है। 80 पूर्णांक वाला पेपर होगा। कुछ प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए निर्देश होंगे। पेपर करते समय किन बातों को ध्यान रखना है, कौन सी स्ट्रेटजी से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप बहुत अच्छा पेपर कर सकते हैं। इन सब ट्रिक की हम बात करेंगे और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक निर्देश पढ़ने। निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद कॉपी में खंड ए लगा दे और खंड ए के प्रश्न करने शुरू करें। प्रश्न 12 होंगे और हर प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। जितना संभव हो सके आपको क्रम का ध्यान रखना है और खंड का ध्यान रखना है। खंड का ध्यान रखना है, क्रम का। जहाँ तक हो सके प्रश्नों के जो आंसर हैं वो क्रमबद्ध तरीके से देने का प्रयास करें। एग्जामिनर को जितनी सुविधा होगी उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं। पहला प्रश्न पढ़ें, ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ें। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक आपने पढ़ा होगा ना, संज्ञा कितने प्रकार की है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो शत्रुता, फूल, बचपन और मनुष्य, इनमें से आपको भाववाचक संज्ञा सिलेक्ट करनी है। तो बच्चा क्या होता है? जातिवाचक। बचपन, उसमें पन लग गया तो क्या बन गया? भाववाचक। नेक्स्ट प्रश्न देखें, मैं समय संभाल लूंगा। समय जो शब्द है वो निज का प्रतीक है। वाक्य में निम्न में से कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक? निजवाचक यानी अपने से संबंधित, निजी बात कर रहा है। लखनवी अंदाज की विधा कौन सी है? प्यारे विद्यार्थियों, लखनवी अंदाज की विधा है। लखनवी अंदाज जो चैप्टर है ना, व्यंग किया गया है। लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया? संस्कृति का परिणाम बताया। उत्साह है वो किसको संबोधित करते हुए गीत है? बादल को है, नदी को है, संसार को है, झरना को है? तो बादल को संबोधित करते हुए गीत लिखा गया है। नेताजी की मूर्ति बनाने का काम किसको सौंपा गया था? नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है। हाई स्कूल के शिक्षक जो गुरुजी थे उनको सौंपा गया था मूर्ति बनाने का काम। बचपन में लेखक अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलते थे? बताओ। फुटबॉल था, हॉकी था, कुश्ती था, क्रिकेट था? अब तक आपने लगभग तैयारी कर ली है प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी बताएं। कमेंट बॉक्स में लिखते रहे साथ साथ। कुश्ती, कौन सा गेम खेलते थे? कुश्ती। नेक्स्ट प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर से और इसकी लेखिका कौन है? बताओ जल्दी। इसमें किसका हाथ जोड़ी जीवन में अंतता का प्रतीक किसको बताया? 7 सिस्टर्स, तीस्ता, ये हिमालय, धुरंधर? जल्दी बताएं प्यारे विद्यार्थियों, आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाएं। नेक्स्ट प्रश्न, भ्रमर गीत महाकाव्य प्रसंग है वो सूरदास के किस महाकाव्य से लिया गया है? बताओ। सूरसागर है, सूर सरावली है, तुलसीदास है, साहित्य लहरी है? नेक्स्ट प्रश्न है, इड़ी कुबड़ बत्तिया कोई नाड़ी तरजनी देखी मरी जाही शक्ति में जो शब्द है उसका अर्थ आपको बताना है कि किस प्रकार के व्यक्ति के लिए जो शब्द है उसका तात्पर्य लिया गया है। मैं क्यों लिखता हूँ? पाठ की विधा क्या है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है? बताओ जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में। गंगटोक का अर्थ क्या लिया गया है? पाठ में जब लेखिका पूछ रही है तो उनको कहा है ना, इसको गंगटोक नहीं गंगटोक कहें। इस प्रकार से जलाशय के लिए है, चोटी के लिए है, पहाड़ के लिए है, पठार के लिए है? बताओ। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जो सर्वनाम शब्द है वाक्य में परस्पर संबंध का बोध कराए उसे कहते हैं संबंधवाचक। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया है तो विशेषण कौन सा है? निश्चय परिणामवाचक। परिणाम बता रहा तो परिणामवाचक क्या है? ये निश्चय है, निश्चित
यानी 4 किलो निश्चित बता दिया है, सिर्फ किलो कुछ किलो नहीं, 4 किलो तो निश्चित भी है और परिणाम वाचक भी है, विशेषण। जिन क्रियाओं में कार्य का फल है वो कर्ता पे न पड़कर कर्म पे पड़ता है तो वो क्रिया होती है सकर्मक। जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। नैतिक शब्द, उपसर्ग अपने को इसमें भरना खालिस्तान में। नैतिक शब्द में है वो इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इक। त्रिभुवन में द्विगु समास है, यानी संख्या है इसमें 3 भवन। और दिगंबर है वो ब्रीहिब्रोही समास है। नेक्स्ट, इस प्रकार का आपको अपठित गद्यांश मिलेगा और अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देना है। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, लेकिन इस बात की आशंका किसी को नहीं थी कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग न सिर्फ खेती। इस प्रकार से आपको पूरा जो पैराग्राफ है ये जो दिया हुआ है गद्यांश, वो पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद इस तरफ आपको क्वेश्चन की ओर चलना है। क्वेश्चन की ओर चलते, विशेषज्ञों के अनुसार किसका प्रयोग खाद्यान्न की गुणवत्ता हेतु सही नहीं है? अभी बढ़ाना हमने। विशेषज्ञों के अनुसार कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध जो इस्तेमाल है, देश की हरित क्रांति का उद्देश्य पहले ही लाइन में, पहली लाइन में देखो हरित क्रांति का उद्देश्य दिया हुआ है। इस प्रकार से आप टिक लगा लें छोटा सा, और हरित क्रांति का उद्देश्य अपने आप आ गया कि खाद्यान्न के मामले में क्या करना है? आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट है खाद्यान्न शब्द का संधि विच्छेद बताएं। तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, खाद्य प्लस अन्न। खाद्य प्लस अन्न। नेक्स्ट है हरित क्रांति का मिट्टी की उर्वरता पे क्या प्रभाव पड़ा? पहले किसान खेती में कौन सी खाद डालते थे? हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये सब इसमें उत्तर हैं। आपको गद्यांश से ही उत्तर लेने, बाहर नहीं जाने कि परंपरागत कृषि से दूर होते जा रहे हैं और किसान पहले किसका उपयोग करते थे। ये सब इसमें दिया हुआ है। गोबर और भूरे की राख की कंपोस्ट, तो पहले खेती में किस प्रकार के खाद का उपयोग करते थे, आज वर्तमान में क्या कर रहे हैं, ये सारे प्रश्नों सभी प्रश्नों के उत्तर हैं वो गद्यांश में ही हैं। तो ये आराम से आप नंबर हैं, मार्क्स हैं, ये ले सकते हो। नेक्स्ट देखो 4 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है? अपठित पद्यांश है और इसको पढ़कर 6 मार्क्स लेने। शब्दों की दुनिया में मैंने हिंदी के बल अलख जगाए, दीप शिखा के बिरखे कोई ठंडी रात बिताए। जो कुछ कहूँ हिंदी में ही कहूँ, जो लिखूँ मैं हिंदी में, जो हूँ लूँ हिंदी से ही लूँ। हिंदी सहज क्रांति भाषा, यह विप्लव की अकथ कहानी। मैकाले पर भारतेंदु की, अमर विजय की अमिट निशानी। शेष गुलामी की दंगू। मैकाले कौन था? मैकाले कौन था? जिसने अंग्रेजी को लागू किया था भारत में। और भारतेंदु जो कि हिंदी की बात कर रहे हैं। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। जो भी पद्यांश है, गद्यांश है, उसका शीर्षक वो चीज होती है जो उसका मुख्य भाव होता है। हमेशा ध्यान रखें, जिसके बारे में बात हो रही है, कहने का मतलब जो मुख्य भाव है वो उसका शीर्षक होता है। तो यह हिंदी इसका मुख्य शीर्षक है। मैकाले पर भारतेंदु की विजय का क्या तात्पर्य है? क्योंकि मैकाले ने क्या अंग्रेजी को अनिवार्य किया था, अंग्रेजी भाषा पे विशेष जोर दिया था, कहने का मतलब। और भारतेंदु हिंदी की बात कर रहे हैं। कवि कैसा और कैसा होना चाहता है, तो ऊपर है ना, कवि कैसा होना चाहता है। ये दूसरी लाइन देखो, यहाँ टिक लगा ले, जो कुछ हो हिंदी में ही हूँ, जो कुछ हो लूँ हिंदी से ही हो लूँ। मैकाले की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन में बताएं। हिंदी थी कि अंग्रेजी? कौन सी थी? अंग्रेजी।
कवि ने हिंदी को किसकी भाषा बताई? सहज क्रांति की भाषा। ऊपर देखा हमने लाइन पढ़ी ना, सहज क्रांति, ये वाली हिंदी सहज क्रांति की भाषा है। तो इस प्रकार से आंसर कहीं और से नहीं लेने, इसी में से लेने। कवि का व्यक्तित्व किस भाषा में निर्मित हुआ है? हिंदी की बात है तो हिंदी में हुआ है। निम्नलिखित पठित गद्यांश, पठित गद्यांश का मतलब ये अपनी बुक से आया है और 3 मार्क्स लेंगे हम। बाल गोविंद भक्त वाला जो चैप्टर है ना, उससे आया है कि संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मर जाता है। इकलौता बेटा था और कुछ सुस्त और बूंदा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त ने उसे और भी मानते और उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर अधिक नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते, क्योंकि वो क्या था, कमज़ोर सुस्त था। तो इस प्रकार से इसके अब क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ने के बाद बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष क्या देखा? हमने देखा ना भी, उसके बेटे की मृत्यु उस दिन, इकलौता बेटा था वो मर जाता है, तो उसके संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा गया। भक्त की पुत्र कैसा था? वो सुस्त था। भक्त जी की दृष्टि से निगरानी और मोहब्बत का ज्यादा हकदार कौन है? तो ये इस प्रकार के जो शरीर से कमजोर हो, कहने का मतलब अथवा में मिलेगा आपको, अथवा वाला भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 का प्रश्न देखें और साथ साथ आंसर देने का प्रयास करें। फिर विद्यार्थियों प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तुम मुझे पार नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष यानी लगातार टकटकी नजर होती है ना। थक गए हो, आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ माध्यम बनी होती आज, न मैं देख सकता और न मैं पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। माँ का आंचल पाठ से पूछा गया, दंतुरित मुस्कान की बात उसी में हुई है। अब देखो इसके आंसर देंगे अपन। कवि के अनुसार दंतुरित मुस्कान देखने का माध्यम कौन है? बताया ना, तुम्हारी माँ। कौन है? बच्चे की माँ। देखते ही रहोगे अनिमेष पंक्ति में का अर्थ स्पष्ट कीजिए। टकटकी लगाकर देखना, क्योंकि बच्चा है वो दूध पीते हुए अपने पिता को टकटकी लगा के देख रहा है। कवि अपनी आंखों को फेर लेने को क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा लगातार टकटकी लगाकर देख रहा है तो वो सोच रहा है कि थक जाएगा, तो इसलिए मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ। इस प्रकार से आपको आंसर देने। अथवा में होगा ये भी, खंड ब लगा दे अपनी कॉपी में और खंड ब के प्रश्नों को हल करना शुरू करें। खंड का ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, सरल सहज स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें, सधे हुए शब्दों में आंसर देने का प्रयास करें, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बाल गोविंद भक्त अपनी पतोहू को रोने के बदले उत्सव मनाने को क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि मृत्यु एक शोक नहीं है बल्कि आनंद का विषय है। कस्बे के मुख्य चौराहे पे लगी मूर्ति हवलदार साहब को अधूरी क्यों लगी? क्योंकि उस पे संगमरमर का चश्मा नहीं था। नवाब साहब ने खीरों को खाने योग्य क्यों बताया? तो जो रहीसी और झूठी शान शौकत थी उसका प्रदर्शन करने के लिए। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम में गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया? गोपियों ने व्यक्त के एक तो उदाहरण दिया हारिल पक्षी का, एक उदाहरण दिया चिट्टी जो गुड़ के चिपक कर अपनी जान दे देती है, इनका उदाहरण देते हुए अपना प्रेम प्रकट किया। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम का जो स्वभाव है उसकी प्रशंसा की है कि राम विनम्र हैं, शालीन हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है यानी मर्यादापूर्ण आचरण। उत्साह शीर्षक कविता में कवि ने बादल का संबंध में क्या कहा कि क्रांति लाते हैं बादल, नवचेतना के प्रतीक हैं, उत्साह के प्रतीक हैं। तो बादल की तुलना किससे की गई? क्रांति से, नवचेतना से, उत्साह से। भोलेनाथ से भयभीत होकर भोलानाथ भयभीत होकर क्यों भाग गए? क्योंकि सांप को देखकर भोलानाथ और उनके दोस्त हैं वो भाग जाते हैं। साना साना हाथ जोड़ी सी पाठ से इसके आधार पर स्पष्ट करें
कि हिमालय की वह अनूठी सुंदरता, पहाड़ों की ऊंचाई, घाटियों की गहराई, झरने, पहाड़ों की चोटियां, बर्फ से ढकी हुई चारों ओर हरियाली, इसको देखकर लेखिका मन इस प्रकार से विचार करती है कि जन्नत है, स्वर्ग है, वो यही बिखरा हुआ है। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करना और वाक्य में प्रयोग भी करना है। 2 मार्क्स का है। तो इसका अर्थ है कि कम ज्ञान या कम गुण वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। उदाहरण देंगे कि रमेश ने अभी पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन बड़ी बड़ी बात करता। सही कहा कि अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट खंड स लगा दें और खंड स के प्रश्न 3 मार्क्स के हैं और शब्द सीमा है वह 60 से 50। हवलदार साहब सरकंडे की चश्मा यानी नेताजी के चश्मा से पूछा गया। अथवा में प्रश्न होंगे सब। और दूसरा है क्रोध और विनय, ये राम लक्ष्मण संवाद से पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है अट नहीं रही कविता। अट नहीं रही कविता का मूल भाव बताइए। और ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है। और इसमें फाल्गुन मास की जो ऋतु होती है ना, बसंत ऋतु, उसका प्राकृतिक सौंदर्य, मादकता और उल्लास का चित्रण हुआ है। बच्चे बचपन में निर्दोष और मस्त होते, परिणाम की चिंता नहीं करते। इस कथन में निहित बाल मनोविज्ञान बताना है माँ के आंचल वाले पाठ के आधार पर। तो माँ के आंचल पाठ के लेखक कौन है? शिवपूजन साहे। और शिवपूजन साहे ने भोलेनाथ के माध्यम से बताया कि बच्चे निर्दोष होते हैं, मस्त होते हैं और वो परिणाम की चिंता नहीं करते। नेक्स्ट है नागार्जुन के व्यक्तित्व। तो नागार्जुन का जन्म बता दे 1911 में हुआ, मृत्यु 1998 में हुई। उनका मूल नाम जो था वो था वैद्यनाथ मिश्र। हिंदी और मैथिली के प्रगतिशील कवि हैं ये, उपन्यासकार हैं, युगधारा और सतरंगे पंखों वाली इनकी कृतियां हैं। वो जन चेतना जगाने में महत्वपूर्ण उनका योगदान है। या स्वयं प्रकाश पे लिख दे। खंड द के प्रश्न है वो 300 शब्दों में लिखने, 6 मार्क्स वाले हैं। और लिखना क्या है, किसी एक पर निबंध लिखना है, एक विषय पर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वरदान है या अभिशाप है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता किसको कहते हैं? एआई को। तो एआई का प्रयोग है, उसमें आपको पॉइंट दिए हुए प्रस्तावना लिखें, फिर उसके नीचे अंडरलाइन। ये 6 नंबर लाने बहुत अच्छे, बहुत ही आसान है प्यारे विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि आपको अंडरलाइन करके इसका विस्तार ही करना है। आपको पॉइंट दिए हुए हैं और इन्हीं का विस्तार करना है। तो इसके बारे में आपको जो कुछ भी आ रहा है वही लिख दें और 6 नंबर ले लें। दूसरे पे लिखते हैं, तीसरे पे लिख दें, कोई तो एक आएगा ही नहीं। नेक्स्ट है आपको बधाई पत्र लिखना है। स्वयं को जयपुर निवासी किरण मानते हुए अपनी सहेली सुमन को नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखना है। बधाई पत्र लिखते टाइम किन बातों का ध्यान रखते हैं? सबसे पहले कॉपी में बाईं साइड, लेफ्ट साइड जानते हैं ना, बाएं हाथ की साइड, सबसे पहले वहाँ पर ना एड्रेस लिखें। कहाँ से लिख रहे हो आप? तो आप स्वयं को कहाँ से मान रहे हैं? जयपुर से। स्थान आ गया जयपुर, दिनांक लिख दें, पेपर वाली दिनांक लिख दें जिस दिन एग्जाम हॉल में लिख रहे हैं। प्रिय सहेली सुमन लिख दे, सप्रेम नमस्कार लिख दे। अब लिख दे, उसको बता दे कि आपने नीट में जो परीक्षा सफलता पाई है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। नीचे लिख दे आपकी प्रिय दोस्त। इस प्रकार से लेटर हो जाता है। 4 मार्क्स का बच्चों को ये समझ में नहीं आता। अवतरण का संक्षिप्तीकरण कीजिए। संक्षिप्तीकरण का मतलब है कि ये जो आपका विस्तार दिया हुआ है किसके बारे में? देश की जनसंख्या के बारे में, कि देश की जनसंख्या भी एक संसाधन है, इसका 1/3 कर दे, वो हो जाएगा इसका संक्षिप्तीकरण। ये जो शब्द है इन शब्दों का कितना कर दे? 1/3 कर दे, वो संक्षिप्तीकरण हो गए। यानी इसको शॉर्ट में कर दे, संक्षिप्त कर दे। समझ गए? और अथवा में पलवन है। पलवन क्या होता है? विस्तार होता है। कर दोगे? ये क्या है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय का महत्व बताया गया।
समय बीत जाने या समय निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। ये लोकोक्ति हमें समय के महत्व और कार्यों के समय पे पूरा होने की सीख देती है, क्योंकि नुकसान होने के बाद पछताने से, या कहें कि खेत में बिखरा हुआ अनाज बिखर जाने के बाद वापस नहीं आता, तो इसी प्रकार से समय को अपने हाथ से न जाने दे। प्यारे विद्यार्थियों, ये मॉडल पेपर हमने हल कर लिया। कितने मार्क्स आए आपके वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।